नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारा विषय ई शासन यानी ई गवर्नेंस है। आखिर हम जान लेते हैं ई गवर्नेंस क्या है। तो ई शासन ई व्यापार का एक रूप है जो उन प्रक्रियाओं और संरचनाओं का उल्लेख करता है जिसमें आम जनता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, कंप्यूटर, इंटरनेट एवं मोबाइल से सेवाएं दी जाती है। सरकार की उत्पादकता, कुशलता और सेवाओं को प्रदान करने में सूचना तकनीकी का प्रयोग ही ई शासन है। ई शासन के क्या उद्देश्य हैं? तो ये सिंपल, मोरल, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग स्मार्ट भी कहते हैं। ई शासन के द्वारा नागरिकों का सरकार से सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है और नागरिकों की पहुंच सरकार तक सीधी बनी रहती है, जिसके द्वारा लोगों को बेहतर सूचनाएं और सुविधाएं प्राप्त होती है। ई शासन के द्वारा शासन को सरलीकृत किया जाता है और शासन को पारदर्शी बनाया जाता है या बनाता है। ई शासन का आंतरिक उद्देश्य प्रशासनिक गतिविधियों को त्वरित, प्रभावी, पारदर्शी और कुशल बनाना है, जबकि इसका बाह्य उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करना है। इसके द्वारा नागरिकों को शासन के साथ जोड़ा जाता है और उन्हें शक्तिशाली बनाया जाता है। ई शासन को लागू करने के क्या मॉडल हैं? इसकी क्या मॉडल है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसे हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले विषय वस्तु यानी कौन सा कंटेंट होना चाहिए। तो शासन को लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्मित सूचनाएं होनी चाहिए। दूसरा है कुशलता। ई शासन को व्यवहारिक बनाने के लिए प्रशिक्षित और व्यावसायिक प्रशिक्षणों की आवश्यकता है जिन्हें सूचना तकनीक के संबंध में जानकारी हो। तीसरा है कनेक्टिविटी। ई शासन के लिए देश के समूचे भागों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना पड़ेगा तथा इंटरनेट की उपलब्धता की भी आवश्यकता है। चौथा है साइबर विधि। ई शासन के लिए साइबर विधि भी होना आवश्यक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कारोबार को वैधता प्रदान की जा सके। इसी संबंध में भारत सरकार ने वर्ष 2000 ईस्वी में सूचना तकनीकी अधिनियम का निर्माण किया, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा के लेन देन तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को वैधता को प्रदान कर दी। साइबर विधि इसलिए भी आवश्यक है कि डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखा जा सके। पांचवा है नागरिक उन्मुख यानी अंतःक्रिया। इसे इंग्लिश में सिटीजन इंटरफेस भी कहते हैं। साइबर तकनीक और आम लोगों के समझ के योग्य होने चाहिए और इन तकनीकी को बेहतर बनाकर आम लोगों को सुलभ किया जा सकता है, जिसका वे प्रभावी से प्रयोग करें। छठा, पूंजी। उपरोक्त सभी क्रियाओं को लागू करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है और भारत जैसे विकासशील देशों के समक्ष वित्त की समस्या एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान समय में भारत और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए अलग से बजट आवंटित किया जा रहा है। ई शासन के मॉडल क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला है सामान्य सूचना मॉडल, दूसरा है क्रिटिकल सूचना मॉडल, तीसरा है प्रचार प्रसार मॉडल, चौथा है अंतःक्रिया मॉडल। आखिर ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सामान्य सूचना मॉडल क्या है, जिसे इंग्लिश में जनरल इन्फॉर्मेशन मॉडल या ब्रॉडकास्टिंग मॉडल भी कहते हैं। यह ई शासन का पहला चरण है, जिसके द्वारा परंपरागत सरकार का रूपांतरण ई शासन के रूप में हुआ। इसके द्वारा सरकार ने अपनी सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध करा दिया और यह उल्लेखनीय है कि यह सूचना पहले ही लोगों को प्राप्त थी। इस मॉडल का यह उद्देश्य है कि आम लोगों को सरकार की कार्यप्रणाली के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जाए। इसके द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराया गया। तो सबसे पहले सरकार द्वारा निर्मित विधियां, सरकार द्वारा निर्मित नियंत्रणकारी प्रभाव, अधिकारियों के कार्यालय के पते और फ़ोन नंबर, सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम और विकास योजनाओं का लेखा जोखा। दूसरा है क्रिटिकल सूचना मॉडल। इसके अंतर्गत सामान्य सूचनाओं के बजाय कुछ विशेष और महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी दी जाती है, जिसका उद्देश्य समुदाय विशेष अथवा समूचे समाज को सूचना उपलब्ध कराना है। इस मॉडल क्रिया निष्ठता अंतर्निहित है, क्योंकि इसके द्वारा सार्वजनिक बहस को बढ़ावा दिया जाता है और विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों के संबंध में आम लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसके द्वारा सरकार के कार्यक्रम की खामियों की जानकारी होती है। उदाहरण, भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना प्रदान करना, मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी सूचना देना। तीसरा है प्रचार प्रसार मॉडल। इस मॉडल को नागरिक समाज के लिए अत्यधिक सहायक माना जाता है। इसके द्वारा सरकार विभिन्न समुदायों को प्रभावित करने का प्रयत्न करती है। इसके द्वारा आम लोगों की सहभागिता को शासन में बढ़ाया जाता है और कुछ लोगों के अनुसार सरकार के निर्णय निर्माण में लोगों की सहभागिता के लिए किसी उत्प्रेरक के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए समाज व वंचित लोगों के शोषण के संबंध में सूचना प्रकाशित करना। चौथा, अंतःक्रिया मॉडल। यह
मॉडल उपरोक्त तीनों मॉडल का सामूहिक रूप है। इसमें सूचना का संचार दोहरा होता है, जिसे टू वे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसके द्वारा आम लोग सरकार और उसके उनके प्रतिनिधियों से सीधे जुड़ जाते हैं। इसके अंतर्गत सक्रिय नागरिकों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा शिकायतों के संबंध में आम लोगों के दृष्टिकोण को सुनना तथा सरकार के कार्यक्रमों के संबंध में आम लोगों से फीडबैक लेना। भारत में अब जान लेते हैं कि ई गवर्नेंस की क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले सूचना की उपलब्धि। पहली चुनौतियां सूचना की उपलब्धि है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सूचना संचार का बेहद अभाव है और बिजली की आपूर्ति नहीं है। इंटरनेट चलाने की कल्पना नहीं हो सकती। ऐसे अब इंटरनेट में सुधार हो चुका है, क्योंकि धीरे धीरे अभी तो वर्तमान समय में 5G नेटवर्क भारत में लॉन्च हो चुका है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी अब अच्छी होती जा रही है। भारत सरकार ब्रॉडबैंड योजना के तहत सभी गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रही है, ये भी बहुत अच्छा काम है। दूसरी चुनौती क्या हो सकती है? सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या। भारत में अभी भी जनसंख्या का बड़ा भाग निरक्षर है और पढ़े लिखे लोग भी तकनीक और नए प्रयोग से परहेज करते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों का दृष्टिकोण भी सकारात्मक नहीं है। इसलिए ई गवर्नेंस कुछ सीमित लोगों और सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित हो जाता है या सिमट जाता है। तीसरी जो चुनौतियां हैं वो है सुरक्षा का मुद्दा। इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के लेन देन में सुरक्षा बनाए रखना बड़ी चुनौती है, जिससे इन आंकड़ों का प्रयोग अनाधिकृत व्यक्ति ना कर सके और व्यक्ति की गोपनीयता बनी रहे। चौथी चुनौतियां हैं प्रशासनिक। ई गवर्नेंस का बेहतर रूप में क्रियान्वित करने के लिए एक प्रभावी प्रशासन की इच्छा और तकनीकी मानवीय संसाधन की आवश्यकता है, और सबसे बढ़कर एक नए माइंड सेट की आवश्यकता है। भारत में ई गवर्नेंस के लिए योजना और नीतियों के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय ई गवर्नेंस योजना द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 11वीं रिपोर्ट में यह कहा गया है कि प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे अहेड। इस शासन को लागू करके एक पारदर्शी और अनुक्रियाशील शासन बनाया जा सकता है। वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत की गई। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीक विभाग तथा प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग के द्वारा आरंभ की गई। इसका क्या उद्देश्य है? इस योजना का मूल उद्देश्य सरकार की सभी सेवाओं को आम लोगों तथा उनके स्थानीय क्षेत्रों में कुशलता पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराई जाए। इन सभी सेवाओं की विश्वसनीयता होनी चाहिए और यह ऐसे लोगों की आवश्यकताओं को सस्ती कीमत पर उपलब्ध करानी चाहिए। उद्देश्य की रणनीति। इस शासन को लागू करने का एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्किंग प्रक्रिया का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए एक सामान्य सहायताकारी आधारभूत संरचना के निर्माण की आवश्यकता है, जैसे स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क, स्टेट डेटा सेंटर। योजना को क्रियान्वित करने के लिए समन्वय और पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता है। इसके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के मानक, नीति निर्माण, तकनीक सहायता और क्षमता निर्माण किया जाएगा। इसकी पहल केंद्रीय होगी, परंतु भी विकेंद्रीकृत रूप से लागू किया जाएगा। सार्वजनिक और निजी सहभागिता को बढ़ाकर संसाधन का निर्माण होगा तथा सुरक्षा पर भी ध्यान रखा जाएगा। संघ और राज्य दोनों में लागू किया जाएगा। सूचना तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग से लागू करने में सहायता देगा। अब हम जान लेते हैं डिजिटल इंडिया क्या है। तो जैसा कि डिजिटल इंडिया के बारे में सभी को जानकारी होगी, भारत में ई शासन को प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें सरकार के द्वारा समूचे प्रशासन और सरकारी सेवाओं की उपलब्धता हेतु ई शासन की पहल की गई। इस योजना का उद्देश्य दूरसंचार साधनों तथा सबकी पहुंच सुनिश्चित करना है, जिसमें सशक्त, ज्ञानपरक समाज और अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सके। इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। तो पहली बात, डिजिटल आधारित संरचना के तहत उच्च गति वाले इंटरनेट सेवा का विस्तार, मोबाइल नेटवर्क का विस्तार, सब के लिए उपयोगी सेवा केंद्र तथा सबकी पहुंच, क्लाउड कंप्यूटिंग का विस्तार तथा सुरक्षित साइबर स्पेस है। मांग के अनुरूप शासन एवं सेवाएं उपलब्ध के तहत सभी विभागों, मंत्रालयों, संगठनों का दूरसंचार साधनों का उपयोग कर आपस में जोड़ना, वास्तविक समाज में ऑनलाइन एवं मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी सेवाओं का उपलब्धता, भारत में व्यवसाय को सरल बनाने के लिए सभी सेवाओं को डिजिटलीकरण, वित्तीय लेन देन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में
गैर नकदी यानी कैशलेस रूप करना है। जैसा कि आपको पता है भारत में ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो यूपीआई के माध्यम से होते हैं, और भारत के पास यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया में किसी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, जिससे भारत बहुत तेज़ी के साथ कैशलेस होता जा रहा है। नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए सार्वभौम डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। डिजिटल संसाधनों तक सार्वभौम पहुंच, क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत विकसित क्लाउड पर सभी दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों की उपलब्ध तथा सभी भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं का उपलब्ध कराना। जैसा कि आपको डिजी लॉकर के बारे में भी पता होगा, ये भी ई गवर्नेंस का ही हिस्सा है, जिसके माध्यम से हम अपने सभी दस्तावेज को एक क्लाउड सिस्टम में रखते हैं। उसके बाद और भी डिजिटल सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा उमंग ऐप है, जिसमें 21,000 से ज़्यादा सेवाएं हैं, जो कि पूरे भारत में जितनी भी ई गवर्नेंस की सेवा है वो सभी उसमें शामिल हैं। यह सभी जानकारी ई शासन यानी ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना है, और इसे सिलेबस में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ई गवर्नेंस की जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।